एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो चैप्टर की जो हेडिंग है वो ये बहुत ज्यादा मीनिंग दे रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे दोस्त हैं और कैसे हमारे दुश्मन है। फो का मतलब दुश्मन है। तो कैसे वो हमारे दोस्त हैं, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, कैसे वो हमारे दुश्मन है, कैसे हमें हार्म करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने अपनी जिंदगी में अभी तक बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल देखे होंगे, है ना। रास्ते में आप स्कूल से घर आते हो, घर से स्कूल जाते हो, तो आपने रास्ते में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स देखे। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। नेकेड आइज का मतलब है हम अपनी ऐसे कोरी आंखों से नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है ना वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा छोटे का मतलब क्या है? छोटे को हम क्या कहते हैं? माइक्रो भी कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा ही होता है। तो इसलिए उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम दे दिया, जिनको हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास हैं, वो हमें इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, क्योंकि इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you must have observed that during rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि अगर मान लो कोई ब्रेड जो है गीली करके आप रख दो, तो उसमें क्या होता है? वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है। स्पॉइल का मतलब होता है सड़ना, और सड़ के वो थोड़ी सी ग्रेइश व्हाइट पैचेस, उसमें धब्बे से, पैचेस का मतलब धब्बे आ जाते हैं ग्रेइश व्हाइट कलर के। तो वो सड़ क्यों जाती है ना? किसने सड़ाई है? ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू दिस पैचेस को थोड़ा ऑब्जर्व करना है। आपको उसमें क्या दिखेगा? बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो वो स्ट्रक्चर क्या आप जानते हो वो स्ट्रक्चर क्या है और वो कहाँ से आए? जी हाँ, हम जानते हैं क्योंकि हमने 7th क्लास पढ़ के आए हैं। ये है हमारी फंगस। फंगस उस ब्रेड पे लग गई है क्योंकि वो ब्रेड क्या हो, मॉइस्ट थी और गीली थी। तो कैसे लग गई फंगस? जो पार्टिकल्स थे वो हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट थे। उन्होंने देखा वहां पर, वो कहाँ पर ग्रोन हुआ? जहां पर उनको फेवरेबल कंडीशन मिली। वहां पर देखा पानी भी है और वो क्या था यहाँ पर, खाना भी है। तो वहां पर वो क्या होने लगे? जर्मिनेट होना स्टार्ट करके, जर्मिनेट का मतलब ग्रोथ होनी उनकी फंगस की स्टार्ट हो गई। तो इसलिए वो ब्रेड क्या हो गई? सड़ गई। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it। आपको क्या करना है? अपने फील्ड में जाना है, अब वहां से कुछ गीली मिट्टी उठा के लाना और उसको बीकर में रखना और उसमें कुछ वाटर और मिलाना। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जैसे ही सॉइल पार्टिकल्स जो थे वो सेटल डाउन हो जाए उस बीकर में, तो ऊपर जो पानी बचे उसको निकाल के क्या करना? माइक्रोस्कोप की मदद से उसमें देखना क्या हो रहा है। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना वहां पर मूव करते हुए दिखेंगे आपको। अच्छा, और देखते हैं एक्टिविटी 2 क्या है। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड। पॉन्ड से आपको कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है, स्प्रेड करना है उसको ग्लास स्लाइड पे, जैसे कि आपने सीआईडी तो देखा होगा। तो जैसे ग्लास स्लाइड पे जैसे वहां पर करते हैं, तो वहां पर क्या करना है? का वाटर देखना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से उसको देखना है। तो आपको क्या दिखेगा? डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको टाइनी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं जो कि मूव कर रहे हैं? जी हाँ, आपको दिखेंगे, और दोनों केस में दिखेंगे। जो आपने मिट्टी का पानी लिया है उसमें भी दिखेंगे, और पॉन्ड का जो वाटर लिया उसमें भी दिखेंगे। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो वाटर और सॉइल है उसमें बहुत ज्यादा टाइनी टाइनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं। मीन्स वो जो आप पानी पीते हो उसमें भी आपके अंदर, जो बॉडी के अंदर है, बहुत ज्यादा टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है, जो आपको दिखते नहीं है, वो भी जाते हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन उनमें से जो सभी, ऐसे नहीं कहते सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, नहीं 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 नहीं, सभी नहीं आते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with an unaided eye.
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नेकेड आइज से नहीं देख पाते। अनएडेड आइज का मतलब है कि हमें एक और आंख लगानी पड़ेगी, मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से उनको देखना पड़ेगा। ये है। Some of these, such as fungus that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. तो फंगस जो कि ब्रेड में हो गई थी ना रेनी सीजन में, तो वो आप देख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। Others cannot be seen without the help of microscope. अब मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से तो आप फंगस को देख सकते हो, लेकिन और भी ऑर्गेनिज्म है उनको अगर आपको देखना है तो आप उसको माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए। That is why there are called microorganisms और microbes। तभी इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और माइक्रोब्स कहते हैं, दोनों में से कोई भी कह सकते हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा भी गया है, कैटेगरी क्लासिफाई करा गया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक बैक्टीरिया का अलग ग्रुप बना दिया, ये बैक्टीरिया जो थे अलग ग्रुप में आ गए। फंगाई जो थे, अब फंगाई या फंगस बोलो, सिंगुलर है तो इसलिए कोई भी यूज कर सकते हो। तो फंगाई जो है एक ग्रुप में आ गए, प्रोटोजोआ एक ग्रुप में आ गए और एल्गी एक ग्रुप में आ गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में बांटे हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4। कुछ ऑर्गेनिज्म को आपको 2.1 और 2.3, 2.4, 2.2 इन फिगर में दर्शाया गया है नीचे, जो कि अभी हम देखने वाले हैं कुछ देर में। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस भी हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मतलब वायरसेस भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन ये माइक्रो और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम इनको इस कैटेगरी में नहीं यहाँ पर इन्होंने शामिल किया। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये तभी जिंदा होते हैं जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले आते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो वायरस है हवा में चल रहा है ना? अगर वो किसी इंसान हेल्दी इंडिविजुअल की या फिर किसी इंसान की बॉडी में चले गए तो वो बॉडी क्या हो गई? उसकी होस्ट हो गई। होस्ट का मतलब क्या हो गया? उस बॉडी पे उसका कब्जा हो गया। तो जिस वायरस जिस बॉडी पर अटैक करता है उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे या होस्ट बॉडी कहेंगे। ठीक है? तो वायरस किसी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर चले गया और वहां पर जाके क्या करता है? वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब एक तरीके से वायरस जो होता है डेड होता है एटमोस्फेयर में। और जैसे ही उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, कब मिलेगी? जब किसी ऑर्गेनिज्म की, हेल्दी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएगा और वहां से न्यूट्रिशन लेगा और उस बॉडी को क्या करेगा? डैमेज करेगा। दे मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ जो है बैक्टीरिया वायरसेस जो है आपको फिगर 2.5 में दिखेंगे। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ज्यादातर आपकी जो खांसी हो गई, कफ हो गया, फ्लू जो हो गया, ये सब क्या होते हैं? वायरसेस की वजह से ही आपको होते हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। सीरियस डिजीजेस जो है जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी वायरसेस की वजह से ही होती है। तभी आपको यहाँ पर चलिए आगे पढ़ो। डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। ठीक है? तो जो डिजीजेस जैसे कि डायसेंट्री हो गई, मलेरिया हो गया, ये प्रोटोजोआ की वजह से आपको होता है। और जो डिजीज जैसे कि वेयरएस टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज है, इसको ध्यान रखना। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस क्या है? हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने 7th और 6th में भी जान रखा है, तो इस वाले पैराग्राफ को याद रखना क्योंकि ये वन वर्ड में आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना? पूछ सकते हैं ये बीमारी किस वजह से होती है, डायसेंट्री किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर 2.1 से 2.4 तक था वो देख सकते हो। यहाँ पर बैक्टीरिया की यहाँ पर फोटो देख सकते हो, और क्लैमाइडोमोनस ये आप फोटो देख सकते हो, है ना? आ सकता है कितने डिफरेंट टाइप्स की एल्गी होती है, तो बताओ एक स्पेलिंग लिख के दिखाओ, क्योंकि इसकी स्पेलिंग आपको लिखनी नहीं आएगी तो इसलिए आपको हो सकता है। तो इसकी स्पेलिंग और नाम याद रखना है। क्लैमाइडोमोनस, स्पाइरोगारा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस।
ठीक है, तो ये सब नाम याद रखना। ये फंगाई है, ये तीनों, ये प्रोटोजोआ है, ये एल्गी है, तो ये, और ये वायरसेस हैं, देख सकते हो वायरसेस की ये फोटो देख सकते हो। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास तो रहते हैं, लेकिन ये रहते कहाँ हैं ये और बता दो। Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. Microorganisms जो होते हैं सिंगल सेल होते हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल होता है। कुछ एल्गी होती है, क्योंकि बहुत तरीके की एल्गी भी होती हैं, तो इसलिए कुछ एल्गी सिंगल सेल होती हैं। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल होते हैं, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि मैनी एल्गी, बहुत ज्यादा एल्गी जो होती है वो भी मल्टी सेलुलर हो सकती है। तो एल्गी क्या है, सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। एंड फंगाई, फंगाई भी क्या होती है, हमारी मल्टी सेलुलर होती है। तो ह्यूमन क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो आपने क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर के दूसरे पेज में पढ़ा है कि जो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन, है ना। एक सेल थोड़ी होता है हमारे अंदर, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बने, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स बन के ह्यूमन बॉडी बनी, तभी तो हम चल रहे हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये बहुत सारे और सभी तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। ये सभी तरीके के क्लाइमेट में रहते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, डेजर्ट, मार्शली लैंड, चाहे डेजर्ट लैंड हो, सब जगह ये जी जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये हमारी बॉडी के अंदर, आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और कुछ फ्रीली क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फ्रीली घूमते हैं। कोई कोई बाहरी बाहर घूमता है, कोई किसी बॉडी के होस्ट बना के रहता है, ऐसे रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, कैसे? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, बहुत सारे जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, whereas some others are harmful and cause diseases। लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं और हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल, चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मीन्स हमारे लिए अच्छे से काम करेंगे, वही हमारा दोस्त है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। हम कहाँ कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं, कर्ड का प्रिपरेशन करने में, ब्रेड का प्रिपरेशन करने में, या केक का प्रिपरेशन करने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, कर्ड मतलब दही, ठीक है, ब्रेड और केक तो पता ही आपको, कर्ड मतलब दही। Microorganism has been used for the production of alcohol since ages। माइक्रोऑर्गेनिज्म अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज होती है बहुत ज्यादा सालों से, सिंस एजेस। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये पैराग्राफ में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन दे दी गई है, जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूजेस होते हैं। क्या क्या यूजेस होते हैं, ब्रेड के, कर्ड के, केक के बनाने में काम आते हैं। कैसे आते हैं वो भी हम आगे जानेंगे। एल्कोहल के बनाने में काम आ रहे हैं बहुत सालों से, मतलब बहुत ही ज्यादा साल से। और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए काम आते हैं, है ना। कैसे? जैसे कि हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, ठीक है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गए, ठीक है, फेसेस हो गए, फेसेस मतलब 40 एक्सेट्रा, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस। इनको क्या करते हैं, इन सबको जो बैक्टीरिया क्या करता है, उन पर एक्ट करता है। जैसे कि वेजिटेबल पील्स हैं, छिलके हैं, उन पर बैक्टीरिया एक्ट करेगा, उनको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और जो कि यूजेबल होंगे प्रोडक्शन ऑफ अदर वेजिटेबल्स, है ना, खाद की तरह।
रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। रिकॉल करो कि बैक्टीरिया का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर में हम सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर का ये है, यहाँ पर कौन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, कमेंट करके बता सकते हो। आंसर है हमारा राइजोबियम। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया ही है जो कि सॉइल सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नहीं बताऊंगा क्योंकि सेवंथ में बता रखा पहले। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, you have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria। क्लास 7 में हमने पढ़ रखा है कि मिल्क जो है कर्ड में बदल जाता है, मतलब दही में बदल जाता है बैक्टीरिया की मदद से। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day। I wonder why। तो पहेली ने क्या देखा, मैंने देखा पहेली ने देखा कि उसकी मम्मी जो है वो थोड़ा सा कर्ड जो है गर्म मिल्क में मिलाती हैं टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, कि वो दही बन जाए अगले दिन। तो वो वंडर है ऐसा क्यों करती है, मतलब दूध में गर्म हल्के से गुनगुने दूध में उन्होंने क्या करा, दही क्यों मिलाया। कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के अंदर जो होता है बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से क्या होता है, लैक्टोबैसिलस भी एक प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, जो क्या करता है, प्रमोट करता है कर्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अगर पूछना है कि विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो आप नाम लिखोगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये क्या करता है लैक्टोबैसिलस, ये मल्टीप्लाई कर देता है मिल्क को और कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। अब इस पे मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मतलब ये जो होता है ये मिल जाता है मिल्क में, मल्टीप्लाइज हो जाता है मिल्क में, मतलब मिल जाता है मिल्क में और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया की मदद से हमारा चीज जो होता है वो भी बनता है, पिकल भी बनता है, अदर फूड आइटम्स भी बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी हम देखते हैं, फर्मेंटेशन में वो देखेंगे तब हमें पता चलेगा कैसी कैसी चीजें बनती हैं। आप बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के नॉलेज। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडली, जिसको हम सूजी भी कहते हैं, और भटूरा जो होता है इज कर्ड। मतलब क्या है, जब भी आपको भटूरा बनाना होता है, जब भी आपको रवा इडली बनानी होती है, तो उसका जो आटा है वो हम किससे मारते हैं, कर्ड से मारते हैं, यानी कि दही से मारते हैं। क्यों मारते हैं, कि वो अच्छे तरीके से फूले। अब ये कर्ड को मारने से, कर्ड के दही आटे को कर्ड से मारने पे फूलने का क्या क्या है लिंक, उसको अभी हम आगे पेज में जानते हैं। कैन यू गेस वाई, क्या आप गेस कर सकते हो क्यों हम मारते हैं दही से इन सब के आटे को। नहीं, अभी तो हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता दूं तो डो करने के लिए, मतलब फुलाने के लिए, डो दी ब्रेड। बैक्टीरिया एंड ईस्ट ऑल्सो हेल्प्स फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडली एंड डोसा बैटर। बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं फर्मेंटेशन में, राइस इडली में और डोसा में। मतलब इनका जो आटा है ये राइस कर सके, फूल सके, जैसे ब्रेड होती है ना फूली फूली आती है ना आपके पास, तो वो फूलती किसकी वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से फूलती है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो कि आप नेक्स्ट पेज पे आप जानते हैं, जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया और ईस्ट की मदद से होती है। अभी इतना ही जानो, जब आप फर्मेंटेशन पे आएंगे वो पढ़ लोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है, आपको यहाँ पर क्या लेना है, आपको आधा केजी क्या लेना है, आटा लेना है। किसका लेना है, मैदे का आटा ले लेना है, आपको मैदे का आटा लेना है। इसमें आपको क्या करना है, ईस्ट पाउडर, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर आपको इसमें मिला देना है। अभी हमने देखा था फर्मेंटेशन किस वजह से होता है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, तो ईस्ट पाउडर हमने इसमें क्या कर दिया, मिला दिया। अब इसमें ईस्ट पाउडर हमने मिलाया, लेकिन ईस्ट पाउडर को एक्ट करने के लिए किसी चीज पे क्या जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आटे में क्या है, सम शुगर एंड वार्म वाटर भी हमने मिक्स कर रखा है। मतलब हमने मैदा लिया, आधा केजी मैदा लिया, उसमें शुगर डाल दिया और गर्म पानी डाल दिया, तो वहां पर क्या हो गया, उसको खाना पानी तो मिल गया ईस्ट को, तो वहां पर क्या कर जाएगा, फ्लरिश कर जाएगा, वहां पर उगना स्टार्ट हो जाएगा। और ईस्ट पाउडर भी हमने डाला, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो आटा है यहाँ पर ही तैयार हो गया, यहाँ पर ये सब करने के बाद। ठीक है, लेकिन आप कुछ 2 घंटे बाद आप क्या देखते हो, आप देखोगे कि आपका ये जो आटा है ये
ऐसे फूल चुका है, मतलब ये जो आटा था लिक्विड ये ऐसे करके फूल चुका है। अब ये फूला क्यों? इसका नाम हमने रख दिया राइज्ड मैदा, क्योंकि राइज कर गया, फूल चुका है। अब ये फूला क्यों? Yeast produce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. ईस्ट क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें ईस्ट पाउडर मिलाया था, ईस्ट मिलने से यहाँ पर क्या हुआ, शुगर मिली उसको और पानी भी मिला। ठीक है, तो मतलब उसको खाना पानी मिला, तो वहां पर वो ईस्ट जर्मिनेट कर गया, उगना स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने रिलीज करी, मतलब वो जो रेस्पायर करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने प्रोड्यूस करी। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। तो जो बबल्स बने, मतलब कि देखो क्या हुआ, ईस्ट जो होती है, हमने ईस्ट पाउडर मिलाया था आटे में, तो अब उन्होंने जब रेस्पायर करा ईस्ट ने, तो वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने छोड़ी। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने जब छोड़ी, तो जो आटा है वो उसकी वजह से क्या हुआ, फूला। ठीक है, आटे में क्या हुआ, बबल्स आए, तो तभी आप देखते हो जब आपकी ब्रेड होती है, आप उसको जब ऐसे बीच से तोड़ोगे तो उसके बीच में बहुत सारे छेद छेद होते हैं। तो वो छेद किसकी वजह से बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बन जाते हैं, जो कि ईस्ट रेस्पायर करता है, ईस्ट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर बनी होती है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, डो जो है, मतलब जो आटा है वो क्या कर जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वो फूल जाता है। दिस इज द बेस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। यही सबसे इम्पोर्टेंट यूज है ईस्ट का। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज क्या है, राइस करने में आटे को, तो इसलिए हम दही इसलिए मिलाते हैं उसमें, दही हम कर्ड इसलिए मिलाते हैं इडली में, और जो रवा हमने पीछे पड़ा था, और डोसे में, और ब्रेड में, पेस्ट्रीज में, केक में, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा जब ये खाई होगी तो उसके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल छेद आपने देखे होंगे, वो किस लिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं, जो कि रेस्पायर करी गई होती है ईस्ट के द्वारा। ओके, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।